हम लोगों ने कल एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग एक बुक का अध्ययन कर रहे थे, जिस बुक का नाम था जीतना है तो खुद से लड़ो। उसका पहला अध्याय जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि आखिरकार हमें यह बुक क्यों पढ़ना चाहिए, यह बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आशा है आप लोगों ने वह लेक्चर अच्छे से देखा होगा, उसके बाद ही आप लोग इस लेक्चर पे आए होंगे। चलिए अपना दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं। इस संसार में, लेखक कहते हैं, इस संसार में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता कि वे जीवन जी क्यों रहे हैं। वह जो काम कर रहे हैं, क्या यही काम वे हमेशा से करना चाहते थे? क्या वे अपनी तात्कालिक वर्तमान परिस्थिति से खुश हैं? लेखक कहते हैं कि संसार में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि वह जीवन जी क्यों रहे हैं, वह जो काम कर रहे हैं क्या वह उससे खुश हैं, वह अपने तात्कालिक परिस्थिति से खुश हैं। ज़्यादातर का जवाब ना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज वे जहाँ हैं, जहाँ भी हैं, अपने मन से नहीं हैं, परिस्थितियों की धारा में बहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा तभी होता है जब आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहते बहते वहीं पहुँच जाता है जहाँ नदी उसे पहुँचा सकती है। आपको लकड़ी का टुकड़ा नहीं, लकड़ी से बनी नौका बनना है, जो कभी तो नदी के साथ रहेगी, कभी उसके विपरीत, लेकिन अपनी मर्जी से। जीवन परिस्थितियों के मुताबिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वास्तविकता में हमें चाहिए क्या। कभी हम लोग वो चीज़ पाना चाहते हैं जो हमारे दोस्तों ने पाली है, कभी वह बनना चाहते हैं जो हमारे आसपास वाले बन गए हैं। इन्हीं सब कारणों से ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाने पर भी या उनके जैसा बन जाने पर भी हम खुश नहीं होते, क्योंकि वह हमारी चाहत कभी थी ही नहीं। हम आत्मीय रूप से उसे नहीं चाहते थे। देखा देखी में हमने ऐसा किया था। अधिकांश लोगों को अपने जीवन में अंतिम पड़ाव में जाकर समझ आता है कि उन्हें क्या बनना चाहिए था या क्या करना चाहिए था, क्योंकि स्वयं के साथ बैठने का और स्वयं के साथ वक्त बिताने का समय ही उन्हें अब जाकर मिला है, तब बहुत देर हो चुकी है। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग को तो पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। उनको जहाँ परिस्थितियाँ लेके जा रही है वो वहीं चले जा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं। कुछ लोग तो ये देख के भाग रहे हैं कि हमारे दोस्त ने ये पा लिया, अब मुझे भी ये पाना है, मतलब कि देख दिखावा पे। उन्हें खुद पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है, ऐसा कुछ भी उनको पता नहीं है। ऐसे लोगों को लास्ट में जाकर, अंत में जाकर यह अनुभव होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें अब ये बनना था, ये बनना चाहिए था, क्योंकि वही वो समय होता है, अंत समय, जब वो अपने साथ समय बिताते हैं। उससे पहले तो उनके पास अपने साथ समय बिताने का समय ही नहीं होता है कभी। चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने दोस्तों के लिए समय निकालते हैं? अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों और अपने आस पड़ोस वालों से भी समय समय पर मिलते रहते हैं, पर क्या आपने कभी स्वयं अपने साथ समय बिताया है? हम में से अधिकतर लोग हैं जो अपने दोस्त के लिए, रिश्तेदारों के लिए समय तो अधिकतर निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाते हैं। आपको लग रहा होगा कि यह कैसा अजीब सा प्रश्न है। हम स्वयं अपने साथ हमेशा ही होते हैं, परंतु आपको सोचकर थोड़ी हैरानी होगी कि कुछ लोगों ने तो अपने पूरे जीवन काल में 1 घंटा भी स्वयं को ठीक से नहीं दिया है। स्वयं के साथ होना और स्वयं से बात करने में फ़र्क है। क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि इस धरती पर आपने जन्म क्यों लिया? पूछा है? यदि पूछा है तो आप लोग कमेंट में बताएं। दूसरा, क्या आप दूसरों से कुछ अलग हैं? खुद से पूछे हैं कभी? आप इस ज़िंदगी से वास्तविकता में क्या चाहते हैं? आपको कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन सी नापसंद है? आप ज़िंदगी से जो चाहते हैं उसके लिए क्या क्या त्याग कर सकते हैं? कौन कौन से लोगों से आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं?
कौन से लोगों से आप नाता नहीं रखना चाहते हैं? आपके मरने के बाद लोग आपको किस तरह के व्यक्ति के रूप में याद करें? अधिकांश लोगों को अपनी ज़िंदगी में सफल ना हो पाने का दुख होता है, किंतु सोचिए उन लोगों का क्या जिन्हें पता ही नहीं हो कि इस जीवन में आखिर चाहते क्या हैं। ऐसे लोगों की हालात और भी दयनीय होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं को समझने पर कभी समय व्यतीत ही नहीं किया। जैसे डॉक्टर जब एक मरीज का मर्ज ना समझे, उसे सही दवाई नहीं दे सकता है, उसी तरह से जब तक हम स्वयं को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम यह जान ही नहीं पाएंगे कि हम वास्तविकता में चाहते क्या हैं। यहाँ थोड़ी सी आपको मतलब कि ये सत्संग के टाइप का लग रहा होगा, मुझे पता है, पर थोड़ा सा मतलब कैलकुलेट कीजिए। बात सही है कि अधिकांश लोग अपने ज़िंदगी में सफल होने का दुख होता है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में करना क्या है, वे आए क्यों हैं। उन लोगों की स्थिति हालात और भी दयनीय होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वयं को उन्होंने समझने में कभी समय व्यतीत ही नहीं किया। जैसे एक डॉक्टर जब एक मरीज को समझे बिना दवाई नहीं दे सकता है, वैसे ही जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, खुद की कमजोरियों को नहीं समझेंगे, अपनी वास्तविकता को नहीं समझेंगे, अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं? संभव ही नहीं है। हमें भी अपनी आत्मा का डॉक्टर बनना होगा। जैसे एक डॉक्टर मरीज की जांच करके यह पता लगाता है कि आखिर मर्ज क्या है, मर्ज मतलब प्रॉब्लम, आखिर मर्ज क्या है, बिल्कुल उसी तरह से हमें भी अपनी आदतों, स्वभाव और व्यवहार आदि की जांच करके यह पता लगाना होगा कि कौन सी कमजोरियों को सुधार कर और कौन सी नई आदतें विकसित करके जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो आइए समझते हैं कि स्वयं की पहचान कैसे करें। हमें भी एक डॉक्टर की तरह बनना होगा, अपने आत्मा के डॉक्टर बनना पड़ेगा कि हम में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमको बुरे राह पे लेके जा रही है या फिर हमको हरा रही है, हमको जीतने नहीं दे रही है। ऐसे हमारी कौन सी आदतें हैं, कौन सा हमारा व्यवहार है, कौन सा हमारा स्वभाव है जो हमको ऐसा कर रहा है। ये जब तक हम आराम से बैठ के खुद से बातें नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार हमारे साथ हो क्या रहा है। चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। स्वयं की पहचान करने के लिए किसी एकांत स्थान पर बैठें और खुद से प्रश्न करें और पूरी ईमानदारी के साथ इन जवाबों को किसी कॉपी में लिख लें। और हाँ, ध्यान दें कि इन सवालों के जवाब आपने जल्दबाजी में ना लिखे हों। उनके जवाबों को सोचने के लिए आप मन मुताबिक समय ले। याद रखें, आप अपनी ही ज़िंदगी का अध्ययन कर रहे हैं और इसीलिए किसी भी तरह की लापरवाही आप ही को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए पूरी ईमानदारी बरतें। कहते हैं कि स्वयं की पहचान करने के लिए आप एकांत स्थान पर बैठें और कॉपी कलम लेके बैठें और ये सारे प्रश्न पूछें खुद से पूरी ईमानदारी से। जितना समय लगता है उतना समय दें, समय देने में कंजूसी ना करें, क्योंकि यदि आप समय देने में कंजूसी करोगे तो आप अपने लाइफ के साथ ही धोखा करोगे, खुद के साथ ही धोखा करोगे, नुकसान आपको खुद होगा। इसीलिए पूरी ईमानदारी से समय दें और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सोचें। सवाल जो आपको स्वयं से पूछना है वो हम बताते हैं अभी। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये बात आप खुद से अकेले में बैठ के पूछिएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे आखिरकार बनना क्या है। दूसरा, क्या मैं अपने अब तक के जीवन से संतुष्ट हूँ? अभी तक मैंने जो जीवन जिया, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ? तीसरा, जैसे मैं अब तक जीता आ रहा हूँ, अगर आगे भी इसी तरह जीता रहा तो क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ? खुद से पूछिएगा कि जब तक मैं अब तक जीता आ रहा हूँ, अभी तक जीता आ रहा हूँ, क्या आगे भी ऐसे ही जीता रहूँगा तो मेरा जो लक्ष्य है, जो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, उस तक पहुँचने में क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं? अगर आपका ऐसा ही मतलब ऐसे ही आप जीते रहें जैसे आप पीछे जीते आ रहे हैं, तो क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाओगे? पांचवा सवाल, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे किस तरह के बदलावों की ज़रूरत है? ये आप खुद से पूछिएगा कि मुझे खुद में किस तरह के बदलावों की ज़रूरत है। छठा, आने वाले समय में मैं अपने चुनावों को सही कैसे कर सकता हूँ?
आने वाला जो समय है अब इससे आगे, उसमें मैं अपने चुनाव को सही कैसे कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब हम सिलेबार ढंग से सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब अच्छे से पूरी सिंसेरिटी के साथ सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, जीवन लक्ष्य के बारे में है। लक्ष्य बहुत बड़ा और भारी शब्द, देखने तो ये 3 अक्षर का लगता है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा और बहुत ही भारी शब्द है। इस दुनिया में बहुत से लोग बिना लक्ष्य के ही जीवन जी रहे हैं। एक बार मैं और मेरी टीम एक कॉलेज में सेमिनार दे रही थी। ऐसा लेखक कहते हैं कि एक बार मैं और मेरी टीम एक कॉलेज में सेमिनार दे रही थी। सेमिनार मतलब वही मोटिवेशनल लेक्चर दे रही थी, और मैंने विद्यार्थियों से एक सवाल किया कि आप में से कितने लोग जिन्होंने अपने लक्ष्य तय कर रखे हैं। 60 बच्चों के उस दल में 3-4 बच्चे ही ऐसे मिले जिन्होंने अपने लक्ष्य तय कर रखे थे, और उनमें से भी सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिख रखा था। तकरीबन यही अनुपात इस पूरी दुनिया में भी है। एक बार जो लेखक हैं वह अपने पूरी टीम के साथ एक कॉलेज में सेमिनार कर रहे थे, तो वहाँ पे बच्चों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य डिसाइड कर रखा है, अपना लक्ष्य तय कर रखा है। तो उसमें से मात्र 3 या 4 बच्चे ही ऐसे थे जिन्होंने अपना लक्ष्य तय कर रखा था, और उसमें से सिर्फ एक ही बच्चा था जिसका लक्ष्य पूरा क्लियर था और वो पूरा स्पष्ट रूप से उसने लिख रखा था। लेखक कहते हैं कि यही अनुपात पूरी दुनिया में भी है। ज़्यादातर लोग तो लक्ष्य विहीन जीवन ही जी रहे हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो लक्ष्य विहीन जीवन ही जी रहे हैं। शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। लक्ष्य के बारे में विस्तार से हम अगले अध्याय में समझेंगे, परंतु इतना मैं बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य विहीन जीवन कुछ उसी तरह से है जैसे आप एक बिना ड्राइवर की बस में बैठे हुए हैं और बस ऑटो मोड पर चल रही है। वह आपको कहीं भी ले जा सकती है। आप ऐसी जगह भी पहुंच सकते हैं जहां आप जाना नहीं चाहते हो, और यही नहीं, आप किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हो। लक्ष्य विहीन जीवन जीना जो है उसमें बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई बस है जो बिना ड्राइवर के चले जा रहा है और आप उसमें बैठे हुए हो, जो ऑटो मोड पर है, और ऑटो मोड पे है तो वो बस कभी दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है या फिर कहीं भी ले जा सकती है बस। क्या आप अपने जीवन को एक दुर्घटना बनाना चाहोगे? दुर्घटना हो सकती है, लेकिन क्या, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने जीवन को एक दुर्घटना बनाना चाहोगे? दूसरा प्रश्न है कि क्या आप अपने अभी तक के जीवन से संतुष्ट है? जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला था आपको खुद से पूछने हैं, वो क्या था कि क्या आप अपने अभी तक के जीवन से संतुष्ट हैं? अगर आपका जवाब ना है तो सोच लो, यह जीवन तो स्वयं आपका था और आप स्वयं ही आपके सबसे बड़े हितैषी है। तो फिर क्यों आप संतुष्ट नहीं हैं अपने वर्तमान जीवन से? ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि आप आज इस जगह पर हैं जहां आप नहीं होना चाहते थे। लेकिन एक चीज़ अभी भी आपके हाथ में है, और वह है कि कल आप संतुष्ट हो सकते हैं। आपका वर्तमान आपके अतीत का परिदृश्य है, किंतु आप आज अपने वर्तमान का प्रयोग करके अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं जहां तीसरा प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न क्या था? जिस तरह से आप अब तक जीते आ रहे हैं, अगर उसी तरह से आप आगे भी जिए तो क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? जिस तरह से आप अभी तक जीते आ रहे हैं, क्या आगे भी आप वैसे ही अगर जिएंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पा सकते हैं? यह क्वेश्चन आपको खुद से पूछना था।
आप भी जानते हैं, इस पे लेखक कहते हैं कि आप भी जानते हैं कि अब तक का जीवन आपने व्यर्थ किया है। तो इतना तो निश्चित है कि अगर आपने आगे भी इसी तरह से जीवन व्यतीत किया तो यही पश्चाताप आपको आगे भी होगा। आगे भी आप यही सोचेंगे कि मैंने काश इस समय का प्रयोग कर लिया होता। तो ज़रूरत है बदलाव की, जीवन जीने के तरीक़ों में बदलाव लाने की। यह बदलाव आपके निश्चित लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करेंगे। चौथे प्रश्न में आपने यह पूछा है कि क्या आपके द्वारा किए गए सभी चुनाव सही थे? अभी तक जीवन में आपने जो भी चुनाव लिए थे, जो भी चुनाव किया था कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये क्या करना है, कुछ भी, तो क्या वे सारे चुनाव सही थे? आपने जितने भी अभी तक का चुनाव लिया था? एक मशहूर लेखक ने कहा है कि ज़िंदगी चुनावों का ही परिणाम है। आपके हर छोटे से छोटा चुनाव ही आपकी आने वाली ज़िंदगी में बड़े से बड़े परिवर्तन कर सकता है। एक बहुत बड़े लेखक का कहना है कि एक छोटे से छोटा चुनाव ही आपकी आने वाली ज़िंदगी में बड़े से बड़े परिवर्तन कर सकता है। कहा जाता है कि आप आज जैसे भी हो वह मात्र अपने पुराने चुनावों का ही नतीजा हो। अपने चुनावों को सही करके आप अपनी आने वाली ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। 5वें प्रश्न में आपको स्वयं से यह पूछना है कि 5वां प्रश्न जो था जिसमें आपको स्वयं से यह पूछना था कि अगर आपके चुनाव गलत थे तो आपने गलत चुनाव क्यों किए? बिल्कुल स्ट्रिक्टली, अगर आपके चुनाव गलत थे तो आपने चुनाव गलत लिए ही क्यों? आप तो अपना बुरा खुद नहीं चाहते थे। खुद कोई अपना बुरा कैसे चाह सकता है? आप तो नहीं चाहते थे, आपने तो कुछ अच्छा सोच के ही लिया होगा। तो यही आपको सोचना है कि आपने आखिरकार बुरा चुनाव लिया ही क्यों? सोचिए, आपका सबसे ज़्यादा भला सोचने वाला स्वयं आप ही तो है। या कह सकते हैं कि आपके सबसे बड़े हितैषी स्वयं आप हैं, फिर भी आप गलत चुनाव क्यों कर लेते हैं? है ना थोड़ा सा अजीब? हम सब जानते हैं हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। हम व्यायाम या योग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करके ताज़ा ऑक्सीजन ले सकते हैं और इससे हमारे पास ज़्यादा समय भी रहेगा और हम ऑफिस भी सही समय पर पहुंच पाएंगे। इन सारे फ़ायदों को जानने के बाद भी हम में बहुत से लोग सुबह देर से उठते हैं और भी बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जो कि हमारे लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम लोग खुद का भला हमेशा ही चाहते हैं, लेकिन क्या आप सुबह उठते हैं जबकि आपको सुबह उठने का पूरा फ़ायदा पता है कि क्या होता है? मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक जाने से शरीर एक्टिव रहती है। क्या आप जाते हो? नहीं। अधिकतर लोग आप जाते होंगे बाय द वे, लेकिन अधिकतर लोग नहीं जाते हैं। अपने इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग बहुत ही देर से उठते हैं। क्या वे अपना बुरा चाहते हैं जानबूझ के? जी नहीं, अपना बुरा कोई नहीं चाहता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखते हैं आगे कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर कहें तो मन की नज़र में वह पास का फ़ायदा तो हाथों हाथ उठा रहा है और दूर के फ़ायदे को निरस्त ना करते हुए बस कुछ एक सेकंड, मैंने अगला लाइन पढ़ दिया था, सॉरी। ऐसा होता है हमारे मन के कारण। मन हमेशा नज़दीक का फ़ायदा पहले देखता है और उसे जल्द से जल्द पाना चाहता है। वह दूर का फ़ायदा भी उतनी ही शिद्दत से चाहता है, किंतु उसे पता है पहले अभी फ़ायदा उठा ले और दूर के फ़ायदे के लिए ज़रूरी किया को अगले दिन तक के लिए या अगले समय तक के लिए टाल सकता है। जो नज़दीक का फ़ायदा है उसे अभी उठा लेता है और जो दूर का फ़ायदा है उसे आगे के लिए अगले समय के लिए टाल देता है।
हमारा ये मन, किंतु उसे पता है पहले अभी का फ़ायदा उठा लो और दूर के फ़ायदे के लिए ज़रूरी किया है वह अगले टाल सकता है। कुल मिलाकर कहे तो मन की नज़र में वह पास का फ़ायदा तो हाथों हाथ उठा रहा है और दूर के फ़ायदों को निरस्त करते हुए बस कुछ समय तक के लिए टाल रहा है, और यही क्रम हमेशा चलता रहता है और हम अपने मन की संतुष्टि के लिए मन के इस जाल में फंसते रहते हैं और अपने गलत चुनाव को स्वीकार करते रहते हैं। अगला प्रश्न क्या था? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर किस तरह के बदलावों की ज़रूरत है? इसका जवाब आपको बेहद सतर्कता और ईमानदारी से देना होगा, वरना फिर आप गलत चुनाव का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ इतना कीजिए कि कुछ समय के लिए ऐसा मान लीजिए जैसे यह बदलाव या चुनाव आप अपने लिए नहीं बल्कि आपके सर्वाधिक प्रिय, शायद आपके छोटे भाई या कोई प्रिय मित्र के लिए कर रहे हैं। इससे आपके लिए चुनावों को सही रखना आसान हो जाएगा। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके द्वारा किए गए चुनावों की वजह से आपके प्रिय भाई या आपके किसी प्रिय मित्र का भविष्य में नुकसान हो, और यही बात आपको आपके 7वें प्रश्न का जवाब भी दे देगी। इन सवालों के जवाब लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि या तो आप अभी तक लक्ष्य के बिना ही जीवन जी रहे थे, या आपने लक्ष्य बनाए तो थे लेकिन आप उनके प्रति गंभीर नहीं थे, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत में किए गए आपके चुनाव सही नहीं थे। शायद जहां आपको कड़ी मेहनत का चुनाव करना था वहां आपने आलस और मनोरंजन को प्राथमिकता दी। इस दुनिया के हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ विशेष देकर भेजा है। इस दुनिया का जो प्रत्येक इंसान है उसको भगवान ने कुछ ना कुछ देकर भेजा है। हर इंसान में कुछ तो ऐसा होता है जो और किसी में नहीं मिलता। इस बात को आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं। आप लोग अपने आसपास के 5 लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप काफ़ी करीब से जानते हैं, और उनकी उस विशेषता के बारे में सोचना शुरू कीजिए जो आपके ख्याल से किसी दूसरे से उन्हें अलग बनाती है। तो आप पाएंगे कि सच में ऐसा कुछ ना कुछ तो हर इंसान में है जो विशेष तौर पर सिर्फ उसी में है। बस इसी विशेष बात की हमें स्वयं में भी पहचान करनी होगी। अब बात करते हैं कि इससे होगा क्या। प्रत्येक इंसान में भगवान ने कुछ ना कुछ अलग बनाया है, तो हमें भी कुछ ना कुछ अलग बनाया ही होगा। तो हमें ज़रूरत है उसे ढूंढने की कि भगवान ने ऐसा हमें क्या अलग बनाया है जो औरों में नहीं बनाया है। इसी को ज़रूरत है ढूंढने की। अब आप पूछिएगा कि ऐसा ढूंढना क्यों ज़रूरी है, क्यों ढूंढेंगे हम? तो समझते हैं कि आखिर क्यों ढूंढना चाहिए। इस चीज़ को हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथ आनंद के बारे में तो सुना ही होगा। दोनों ही अपने अपने खेल के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। सोचो क्या होगा अगर इन दोनों खिलाड़ियों के खेलों को एक दूसरे से बदल दिया जाए। आपने सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथ आनंद के बारे में तो सुना ही होगा, ये दोनों खिलाड़ी हैं। अगर क्या होगा यदि इन दोनों के खेल को एक दूसरे से बदल दिया जाए। अगर इन दोनों खिलाड़ियों के खेलों को एक दूसरे से बदल दिया जाए, अगर सचिन शतरंज खेलते और विश्वनाथ क्रिकेट, तो क्या यह संभव था कि जिस मुकाम तक वे आज पहुँचे वहाँ तक पहुँच पाते? हो सकता है वे कड़ी मेहनत के बल पर अच्छे खिलाड़ी तो बन जाते, पर शायद महानतम नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के अनुसार अपने लक्ष्य तय नहीं किए होते। अगर जीवन लक्ष्य व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा के अनुरूप हो तो लक्ष्य हासिल करने का कठिन से कठिन मार्ग भी सहज लगने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति अपने
कुछ विशेष प्रतिभा को पता आखिर लगाए कैसे? कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है जो औरों के अंदर नहीं है? इसके लिए आपको अपने आप से यह 2 प्रश्न और करने होंगे। कौन पहला प्रश्न, कौन सा कार्य करने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती अपितु आपको आनंद प्राप्त होता है और आप उस काम को कितनी भी देर तक कर सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने के में आपको मेहनत नहीं लगती है और आप उस काम को कितनी भी देर तक कर सकते हैं? दूसरा, उस कार्य के लिए क्या दुनिया आपकी कार्यकुशलता का लोहा मानती है? जो काम आप मतलब कितनी भी देर तक कर सकते हैं, कितनी भी देर तक, और उसके लिए कितना भी मेहनत कर सकते हैं, और क्या जो काम आप कर सकते हैं उसके लिए दुनिया आपकी कार्यकुशलता को, उसमें जो कुशलता है आपकी, उसको लोहा मानते हैं? तो सर्वप्रथम उस कार्य का पता लगाइए जो बाकी लोगों के लिए तो कठिन है किंतु आप खेल खेल में ही उसे बड़े आराम से पूरा कर लेते हैं। इससे आपको अनुभव होगा कि इस काम के लिए ज़रूरी कुशलता या तो आप में शुरू से ही थी या अनजाने में अत्यधिक प्रयासों से आपने प्राप्त कर ली है। अब इसे प्रमाणित करने के लिए आपने शुभचिंतकों और आलोचकों को भी इस बारे में विचार विमर्श करें कि उन्हें आप इस कार्य में सही में कुशल लगते हैं या नहीं, और अगर लगते हैं तो क्यों। उनके दिए हुए कारणों से आपको आपके आत्मविश्वास को बल मिलेगा और आपको समझ आ जाएगा कि आप सही में इस कार्य के लिए दूसरों से कुछ अधिक कुशल हैं। अपनी क्षमताओं का पता होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनसे हमें हमारी सच्ची क्षमताओं का पता चलता है और जो प्रेरित करता है हमें अपने सच्चे जीवन लक्ष्य को बनाने के लिए, सपने देखने के लिए, कल्पना करने के लिए, योजना बनाने के लिए और योजना पर क्यों टिके रहना है, स्वयं को यह बताने के लिए भी। आप सभी ने यह कहानी तो सुनी ही होगी कि एक बार एक चील मुर्गी के घोंसले में अपना अंडा दे जाती है जिसमें पहले से मुर्गी के अंडे पड़े थे। कुछ समय बाद सभी अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। उन सभी बच्चों में से एक चील का बच्चा होता है, परंतु उस चील के बच्चे को अपने नैसर्गिक प्रतिभा का कभी पता ही नहीं चल पाता। वो स्वयं को मुर्गी का बच्चा ही मानता रहता है, मुर्गी के बच्चे की तरह ही पैदा होता है और मुर्गी के बच्चे की तरह ही जीता है, उनके साथ साथ ही बड़ा होता है और दिन मुर्गी के बच्चे की तरह ही दम तोड़ देता है। वह पूरी उम्र वही मानता और करता है जो उसने अपने आसपास देखा और सीखा। एक बार चील के बच्चे ने एक बड़ी चील को देखा और अपनी मुर्गी से कहा कि माँ, यह कौन सा पंछी है जो इतना ऊंचा उड़ रहा है? तो मुर्गी ने कहा कि बेटा, यह चील है, यह विशेष है किंतु तुम मुर्गी हो इसीलिए तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते, तो इस बारे में कभी सोचना भी मत, यह तुम नहीं कर सकते। और चील का बच्चा इस बात को सच मानकर पूरी जिंदगी मुर्गी की तरह जिया और मुर्गी की तरह मर गया। सोचो दोस्तों, वह चील का बच्चा था। आसमान में उड़ने के लिए ही तो प्रकृति ने उसे बनाया था, किंतु नैसर्गिक प्रतिभा के होते हुए भी सिर्फ अपनी असली प्रतिभा का पता न होने की वजह से उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। न ही वह चील की तरह जी सका और न ही अच्छी मुर्गी बन सका। अपनी कुशलता और क्षमताओं से परिचित होकर आप न सिर्फ अपने जीवन का अपितु अपने समाज का भी कल्याण कर सकते हैं।
तो किसी भी तरह के लक्ष्य निर्धारण से पूर्व पता करना आवश्यक है कि आपके कौन से गुण आपके और समाज के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो फिर ढूंढिए अपने अंदर उन नैसर्गिक प्रतिभाओं को जिसके कारण आप विशेष हो और दो अपने जीवन को एक नई दिशा। यह नैसर्गिक प्रतिभा ही आपकी सच्ची पहचान है। यहाँ पे हमारा जो आज का अपना अध्याय था, अध्याय नंबर 2, वो ख़त्म होता है। अब हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। पूरा सीरीज़ देखने के लिए और इस तरह के अच्छे मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल बुक्स रीड करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करना कभी भी ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।